हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। चलिए आज का क्लास आप लोग का इतिहास का है और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है भौगोलिक खोज। यानी आज के क्लास में हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भौगोलिक खोज का मैं विस्तार से इस वीडियो में वर्णन करने वाला हूं और आपको पता है कि एक क्लास में तो होगा नहीं, इसलिए इस चैप्टर का भौगोलिक खोज से संबंधित हमारा 3 वीडियो आएगा। ठीक है, 3 वीडियो में यह हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, इससे आप लोग बहुत सारे ज्ञान एकत्र कर सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं। और यह चैप्टर भी है कब, कहाँ और कैसे, ये तो हमारा बुक्स का नाम था, पिछले हम पढ़े थे। और इस चैप्टर में हमें भौगोलिक खोज के नाम से पढ़ना है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम भौगोलिक खोज के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भौगोलिक खोज का अर्थ क्या है, भौगोलिक खोज है क्या। ठीक है, तो सीधा सीधी हमारी बात है कि भौगोलिक खोज क्या है। भौगोलिक खोज का अर्थ हुआ ना कि हम अपने पृथ्वी के बारे में जानें, हमारी पृथ्वी के गतिविधियों के बारे में, पृथ्वी के मार्ग के बारे में, पृथ्वी पर रहे देशों के बारे में पता लगाना भौगोलिक खोज कहलाता है। यानी अपने पूरे भूगोल को खोजना, पूरे पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना, भूगोल, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको खोज करता है, इन भौगोलिक खोज जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब ध्यान से समझिएगा भौगोलिक खोज की शुरुआत कैसे हुई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्या सारे चीज़ हम इसमें वर्णन करने वाले। आप ध्यान से एक एक चीज़ को देखते चलिएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, भौगोलिक खोज तो आप समझ गए, यानी कि हम अपने पृथ्वी को अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के समुद्र के बारे में, वहाँ के मार्ग के बारे में, अलग अलग देश विदेशों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम भौगोलिक खोज के नाम देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग देश विदेशों की खोज की जाती है, मार्ग की खोज की गई थी। ठीक है, समुद्री यात्री जो इसका महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान समुद्र यात्रा, समुद्र की यात्रा है, समुद्र के बारे में हम लोग जाने, यह भौगोलिक खोज में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, पहले की स्थिति में, यानी कि हमारे इस भौगोलिक खोज के पहले जो लोग थे, यूरोपवासी या कोई भी लोग, पहले उनको पृथ्वी के बारे में, सृष्टि के बारे में ज्ञान, नॉलेज नहीं था। ठीक है, और वो समझते थे कि जो हमारी पृथ्वी है, उनको पता नहीं था कि समुद्र में भी मार्ग है। वह समझते थे कि हमारी पृथ्वी जो है क्या चपटी है, इस तरह का चपटी है। ठीक है, और चपटी है, और जो समुद्र है, समुद्र कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाएगा। मैंने उन्हें यह लगता था कि यदि हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समुद्र जो है ख़त्म हो जाएगा, हम पृथ्वी के बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, नॉलेज नहीं था, वहाँ पर कुछ इसकी खोज नहीं हुई थी कि पृथ्वी गोल है, नारंगी है, कैसे, इन सब चीज़ों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इसी कारण लगता था कि पृथ्वी हमारी क्या है, चपटी है, और कहीं ना कहीं इस तरह सत्ता के जैसा हम उस पर रह रहे हैं। हम जाएंगे समुद्र में अंतिम में समुद्र में कहीं ना कहीं जाकर यह गिरेगा, नीचे समुद्र गिरेगा, वहाँ से हम नीचे गिर पृथ्वी से बाहर चले जाएंगे। ऐसी टाइप की मनोवृत्ति इन लोगों के अंदर थी। लेकिन आगे हम बताते हैं कि कैसे ज़रूरत पड़ी समुद्र में जाने की, कैसे इसका खोज हुआ, सारे चीज़ का हम विवरण करने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक युग के शुरुआत में, जब आधुनिक युग का शुरुआत हुआ तो अन्य खोजों के साथ साथ ये भी खोज उसमें शामिल किया गया। यानी कि आधुनिक युग का जब शुरुआत किया गया, आधुनिक युग में अलग अलग चीज़ों की खोज की गई, तो उन खोजों के साथ साथ इस खोज को भी उसमें शामिल किया गया। इस खोज को भी रखा, कौन से खोज, भौगोलिक खोज, यानी कि हमारे समुद्री मार्ग की खोज, यूरोपीय व्यापारियों की खोज, अमेरिका का खोज हुआ था उसी काल में, हमारे भारत का खोज, माने खोज करने का अर्थ यह नहीं हुआ कि भारत हमारा गुम हो गया था कि इसका खोज हम किए थे। वहाँ पर हुआ क्या था कि भारत के बारे में अन्य देशों को बताना, विश्व को बताना, इसी को हम भारत का खोज कहते हैं। ठीक है, जो वास्को डी गामा ने किया था 1498 में, आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी आधुनिक युग में जितना भी खोज किया गया, उन खोजों के साथ साथ ये खोज उसमें महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। कौन से खोज, हमारे भौगोलिक खोज, हमारे पृथ्वी का मार्ग, अलग अलग देशों से संपर्क, ये उसमें महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास की प्रगति, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले यानी कि आधुनिक युग के पहले जितने भी हमारे लोग थे, हम अपने पूर्वज कह सकते हैं उन्हें, वे लोग
विज्ञान के स्तर पर नहीं चलते थे, वो धर्म को मानते थे। धर्म के आधार पर उनका मार्ग बनता था, धर्म के आधार पर वे अपना मार्ग बनाते थे, वो या धर्म के आधार पर हर चीज़ को समझते थे। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय का जो ऋषि मुनि होते थे, गुरु होते थे, वो किसी भी चीज़ को लागू करना था तो वैज्ञानिक स्तर पर नहीं लागू करते। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे काल में, हमारे समय कोरोना काल चल रहा है, तो उसे वैज्ञानिक स्तर पर लागू कर दिया गया ना कि कोरोना ऐसी महामारी है, ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बचाव का सारे चीज़ की चर्चा कर दी गई। लेकिन उस समय लोग इन चीज़ों को वैज्ञानिक स्तर पर यदि हम कहेंगे तो वह नहीं मानेंगे। तो इसीलिए जो ऋषि मुनि होते थे तो वो क्या करते थे ना कि इन सब चीज़ों को वह भगवान से, धर्म से जोड़ दिया करते थे। इससे क्या लाभ होता था कि धर्म से या भगवान से जोड़ देने से यह चीज़ सभी लोग मान लेते, क्योंकि भगवान में उनकी आस्था बहुत ज़्यादा थी, सभी लोग अपने धर्म में आस्था थी, ठीक है। तो यह थोड़ा ज़्यादा चलता था उस समय, ठीक है। तब वैज्ञानिक प्रगति का ये खोज के बाद में वैज्ञानिक प्रगति का प्रसार हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई, ठीक है। आर्थिक युग का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, लोग समझने लगे कि नहीं जो दिखा वही सत्य है, विज्ञान क्या होता है, इन सब के बारे में लोगों को जानकारी मिलने लगी। जो दिमाग में थी कि नहीं हम भगवान ही सब कुछ होते हैं, धर्म ही सब कुछ होता है, इस सारे चीज़ को जो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना ही करना चाहिए, जो धर्म के अनुसार बनाया गया था, वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगे। लोग वास्तविकता पर ध्यान देने लगे कि जो दिखा वही सत्य, इस पर ध्यान देने लगे, ठीक है। यह प्रमुख बदलाव है मध्य युग के, ध्यान दीजिएगा, मध्य युग के अंतिम चरण में। हालांकि धर्म तो कभी खत्म नहीं हो सकता, अभी भी आज भी है, लेकिन ये जो है हमारा, ये इसका विकास हुआ तो जो इसके साथ वह चलने लगे, ठीक है। मध्य युग के अंतिम चरण में, याद रखिएगा, इसका कब से हुआ था? मध्य युग के वैज्ञानिक प्रगति का विस्तार, आर्थिक विकास का विकास कब से हुआ था? मध्य युग के अंतिम चरण में हुआ था, ठीक है। समझ में रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ, भौगोलिक खोज का प्रारंभ कब से हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो भौगोलिक खोज की शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल ने किया था। भौगोलिक खोजों की शुरुआत किसने की थी? स्पेन और, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखिएगा, भौगोलिक खोज की शुरुआत स्पेन और पुर्तगाल, कौन किया था? स्पेन और पुर्तगाल। किसका? भौगोलिक खोजों का, भौगोलिक खोजों की प्रारंभ, भौगोलिक खोज की यात्रा, भौगोलिक खोज को खोजना शुरू किया स्पेन और पुर्तगाल, और बाद में यह पिछड़ गया, ठीक है। बाद में अपने व्यापार पर ध्यान देने लगे, जैसे पिछड़ गए, और नए देश इसमें शामिल हुए, इंग्लैंड, याद रखिएगा। नए देश कौन कौन? इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये अधिक सफलता पाए। जो जिस प्रक्रिया को स्पेन और पुर्तगाल शुरू किया, ये आगे चलकर पिछड़ गए, और इसको किसने आगे बढ़ाया? इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने इसे और आगे बढ़ाया, इसमें अधिक सफलता पाई खोजकर्ता में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभ में व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से किया जाता था, यानी प्रारंभ में, शुरू में जब व्यापार किया जाता था, तो व्यापार कैसे किया जाता था? तो जो अपने आसपास जो देश सटे हुए थे, उन देशों से व्यापार किया जाता था, क्योंकि अधिक दूर ले जाने के लिए मार्ग नहीं था, ठीक है। तो प्रारंभ में व्यापार को सिमटा हुआ था और एक निश्चित मार्ग बनाया गया था। कुस्तुनतुनिया, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, कुस्तुनतुनिया क्या है। कुस्तुनतुनिया का मार्ग बनाया गया था, उसी मार्ग से व्यापार किया जाता था। लेकिन कैसे हुआ, आगे देखिए। विश्व से जुड़ाव नहीं था, यानी कि विश्व के देशों से, विश्व में पृथ्वी क्या है, कहाँ कौन सा देश है, कहाँ कैसी जनजाति है, कहाँ कौन सा धर्म, इन सब चीज़ों के पता नहीं था, क्योंकि वो जुड़े नहीं थे आपस में। जुड़े कैसे भाई? समुद्र है बीच में, तो कैसे जुड़ा जाए? उन्हें पता ही नहीं था कि ये है भी या नहीं भी है, ठीक है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, 3 वीडियो में सारे चीज़ हम क्लियर कर देंगे, आप लोग का एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। विश्व से जुड़ाव नहीं था, और 13वीं सदी में, याद रखिएगा, 13वीं सदी में पहली बार भारत और चीन तक की यात्रा तय की गई यूरोपियों ने। इससे पहले भी हमारे भारत और चीन के बीच में व्यापार नहीं हुआ था, लेकिन मार्ग हुआ था यहाँ से। आपको याद होगा था प्राचीन भारत में, आप बौद्ध का इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें बहुत सारे बौद्ध हमारे भारत से प्रचार करने के लिए चीन गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर इन किताबें पर इतिहास के माध्यम से देखें तो पहली बार 13वीं सदी में भारत और चीन तक की यात्रा यूरोपियों ने की थी। किसने? यूरोपियों ने। उस समय वो हमारे भारतवासी थे, लेकिन जो यूरोप के वासी थे ना, यूरोप के लोग, याद रखिएगा। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन ना होइएगा कि 13वीं सदी में, इससे पहले तो कितने लोग चीन जा चुके थे, चीन से आ चुके थे। तो यहाँ पर हमें क्लियर कर दें कि 13वीं सदी में यूरोप के लोग हमारे भारत से चीन तक की यात्रा की थी। यूरोप के लोग हमारे भारत से पहली बार, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। नहीं तो उसी समय हम 13वीं सदी को मान लेते कि हमारा भारत का खोज होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है।
उस समय धर्म का स्वरूप था। मैं भी तो बताया आपको कि उस समय क्या था, धर्म का स्वरूप था, धर्म ही सब कुछ था। पृथ्वी के बारे में लोगों को अच्छा ज्ञान नहीं था, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं था। दिशा यानी जो हम कहते हैं दिशा के बारे में, दिशा सूचक यंत्र के बारे में नॉलेज नहीं थी। दूरबीन क्या होता है इसके बारे में नहीं पता था। इन सब चीज़ का अभी तक खोज ही नहीं हुआ था कि दिशा सूचक यंत्र यानी जिसे हम क्या कहते हैं कंपास कहते हैं, उसका खोज नहीं हुआ था। कंपास के साथ साथ हमारे जो दूरबीन होता है, दूरबीन का खोज नहीं होता। इन सब चीज़ों की अभी तक खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलें होती थी, काफ़ी सामना करना पड़ता। नहीं कहते हैं कि आवश्यकता ही मतलब आविष्कार की जननी मानी जाती है, यानी कि हमें जो जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसी चीज़ के हम पीछे जाएंगे। तो जब आवश्यकता होगी तब निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे संसाधन, हमारे निर्माण बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोरोना काल में देखा जाए तो आप लोग देखे होंगे कि पहले ऑफलाइन में पढ़ाई होता, ऑनलाइन के ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। कोरोना के कारण बच्चे घर पर बैठ कर पढ़ लेते हैं। मतलब क्या, ये आवश्यकता थी तो आवश्यकता के कारण इसको बढ़ावा दिया गया। इसके लिए फ्री एप्लीकेशन ये वो बहुत सारी चीज़ बनाया गया ताकि आगे हम बढ़ सकते। आवश्यकता के कारण ही हर चीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तभी इसकी आवश्यकता नहीं थी अभी तक, लेकिन तब तक इसका मतलब आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब इसकी आवश्यकता हुई तो इसका आविष्कार किया गया, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा कि इसी बीच यूरोप में 11वीं 12वीं सदी में, कौन सी सदी, 11वीं और 12वीं सदी में जेरूशलम, इसे आप याद रखिएगा, जेरूशलम, यहाँ पर हम लिख देते हैं जेरूशलम, ठीक है। जेरूशलम एक धार्मिक स्थल है, जेरूशलम। तो इसी बीच में 11वीं 12वीं सदी में क्या हुआ कि जेरूशलम को लेकर यूरोप और अरबों के बीच युद्ध हो गया, ठीक है। यानी इसी सदी में जेरूशलम को लेकर यूरोपों और अरबों के बीच में ये भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध पर ध्यान दीजिएगा, 1453 ईस्वी में, कितने, 1453 ईस्वी में तुर्की, यानी यह युद्ध में कौन सा जीता, तुर्की जीता। यूरोपीय, ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय और अरबों के बीच, अरबों और तुर्की जो है, अरबों और तुर्की एक संगठन थे, एक ही में थे, आपस में मिले हुए थे। तो इस पर अरबों और यूरोपियों के बीच में युद्ध हुआ 11वीं से 12वीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बना सकता है कि जेरूशलम का युद्ध कब हुआ था, तो 11वीं से 12वीं सदी में हुआ था। याद रखिएगा किसके बीच, तो यूरोपीय और अरबों के बीच हुआ था। यूरोपीय लोग और अरबों के बीच में यह युद्ध हुआ था। और 1453 ईस्वी में तुर्की ने जेरूशलम पर आधिपत्य कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। याद रखिएगा कि जेरूशलम को किसने जीता था, तो तुर्की ने जीता था। कब, तो 1453 ईस्वी पर उस पर कब्जा किया था, आधिपत्य बना लिया था। जब जेरूशलम पर आधिपत्य बना लिया तो ध्यान दीजिएगा, बाद में, इस युद्ध के बाद में यूरोपियों को महसूस होने लगा, जब यूरोप के लोग हार गए यह युद्ध, तो उन्हें महसूस होने लगा कि हमें दुनिया के हर पहलू को समझना चाहिए। अभी तक वो केवल व्यापार करते थे, एक निश्चित मार्ग से व्यापार करते थे, एक निश्चित राह से जाते थे, अपना व्यापार करते थे। लेकिन जेरूशलम की युद्ध के बाद में इन्हें महसूस होने लगा कि हमें इस दुनिया को जानना चाहिए, इस दुनिया के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि कितनी दूरी तक फैली हुई है, कौन कौन से देश है, हमें नए नए चीज़ों का खोज करना चाहिए। इनको यह महसूस होने लगा हार के बाद, ठीक है। और इस समय मध्य युग में अरबों, ध्यान दीजिएगा, मध्य युग में तब तक अरबी लोग और अरबों और तुर्कों ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। माने इन लोगों को लगता था कि फिर यूरोप हमसे युद्ध करेगा, इसलिए अरबों और तुर्कों ने दोनों आपस में मिल गए और मिलकर एक बड़ा सा साम्राज्य बनाया युद्ध करने के लिए, ठीक है। पहले यूरोप और मध्य एशिया के व्यापार को कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। याद रखिएगा, यूरोप और मध्य एशिया में व्यापार कुस्तुनतुनिया, नाम याद रखिएगा, कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था पहले व्यापार, ठीक है। अब ये कुस्तुनतुनिया मार्ग आता कहाँ था, तो यह कुस्तुनतुनिया मार्ग तुर्की के अंदर में आता था, तुर्की और अरबों के मध्य में आता था, उसी के बीच से रास्ता होकर निकलता था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह हो गया कि यूरोप युद्ध हार चुका है, तो अब यहाँ पर ये क्या किए, तुर्की लोग क्या किए, अरब लोग, कि यहाँ पर यूरोप का राजमार्ग नहीं बंद किए। क्या किए ना कि जो उस रास्ते से व्यापार करने यूरोपीय लोग जाते थे तो उन पर टैक्स बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया और राह पर, कि वो पूर्ण रूप से बंद नहीं किए कि राह हम बंद कर दिए। वो बंद कर देंगे तो जो भी लाभ उससे प्राप्त होता था वो भी गया काम से, ठीक है। तो ये लोग क्या किए कि टैक्स को बढ़ा दिए, कर को बढ़ा दिए वहाँ पर। अब कर बढ़ा दिए कि इतना कर दो तो यहाँ से व्यापार करने जाओ, अन्यथा ना जाओ।
अब यहाँ पर जो यूरोप में जो छोटे छोटे व्यापारी थे, अब उतना उनको भी उतना ही कर देना पड़ता था। तब इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता था कि यूरोप वासियों को घाटा लग जाता, भाई जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा कर देना पड़ता था। अब ये लोग रहने दीजिएगा, इनको आवश्यकता थी एक ऐसे मार्ग की जिससे वह व्यापार कर सके कम कर में या कम खर्चे में, ठीक है। अब ये मजबूर हो गए क्या, एक मार्ग खोजने को। तब समुद्री मार्ग की खोज की गई, समुद्री मार्ग में कुछ दूर तक गया। उसके बाद मैगलेन था, याद रखिएगा, मैगलेन ने समुद्री मार्ग के माध्यम से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। मैगलेन ने समुद्री मार्ग के मदद से कब पूरे विश्व का चक्कर लगा दिया था, याद रखिएगा, अभी बता रहे हैं इसके बारे में हम, याद रहेगा ना। कुस्तुनतुनिया, यानी कि इसी युद्ध के बाद में मार्ग का खोज यानी समुद्री मार्ग के खोज में लोग तत्पर हुए, समुद्र में उतरने पर मजबूर हो गए कि समुद्री नहीं, हमें कहीं से तो जाना पड़ेगा, तो हमें समुद्र में जाना चाहिए। जब ये समुद्र में गए, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया। कुस्तुनतुनिया पर किसका अधिकार, तुर्की का। ध्यान दीजिएगा, तुर्की का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर कब हुआ था, 1453 में। और इसके अधिकार के बाद ये क्या किया कि उस मार्ग पर बहुत मात्रा में कर लगा दिया, जिससे यूरोपी को व्यापार करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी, ठीक है। और इस काल में नए नए समुद्री यात्रा, इसके बाद लोग जो यूरोप के लोग थे वो समुद्र में उतरने पर मजबूर हो गए और नए नए समुद्री यात्रा की नए सेना का विकास हुआ। लोग समुद्र के माध्यम से व्यापार करने निकले। उसमें कोलंबस और ये वास्को डी गामा ज़्यादा फेमस है। कोलंबस जब निकले वहाँ से, तो कोलंबस जब निकले तो उन्होंने एक दुनिया की खोज की, नई दुनिया की खोज की। उस समय वो नई दुनिया नहीं थी, वह निकले, अमेरिका की खोज कर दी 1492 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का खोज 1492, अमेरिका का खोज कब हुआ था, 1492 कोलंबस ने किया था, ठीक है। तो कोलंबस बताए थे ना कि ये जो अमेरिका है ये भारत का ही एक द्वीप है, उपद्वीप है, ठीक है। उन्हें जब कोलंबस 1492 में अमेरिका का खोज किए तो उस समय उसका अमेरिका नाम नहीं था। उन्होंने इस द्वीप को बताया कि यह भारत का ही हिस्सा है और उस द्वीप को उन्होंने नाम रखा रेड इंडियन। उस द्वीप का क्या नाम रखा, रेड इंडियन। बाद में अमेरिगू वेस्पुची थे इन नाम के, इन्होंने क्या किया, जब उसका विस्तार रूप से खोज किया तो बताया कि नहीं, यह एक भारत का हिस्सा नहीं है, एक नई दुनिया है। उन्होंने इसका नाम क्या दिया, नई दुनिया दिया, और उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया, क्या, अमेरिका नाम रख दिया गया। उसी तरह हमारे जो ये वास्को डी गामा है 1498 में कालीकट के घाट पर उतरा था। तो उस समय हमारे जो अब्दुल माजिद, याद रखिएगा, अब्दुल माजिद हमारे भारत के व्यापारी थे, तो उन्हीं से मुलाकात हुआ था जो अपने देश के बारे में बताए थे। तो उसी खोज में यह हमारे भारत आया था और यहाँ आने के बाद, यहाँ कब आया था, 1498 ईस्वी में। आने के बाद हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हुआ और जाकर इसका प्रचार किया, जिससे हम कहते हैं कि हमारे भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। इस तरह व्यवस्थाएं शुरू हुई, ठीक है। यूरोपियों के कंपास का ज्ञान हो चुका था, जो यूरोपवासी थे वो उनको कंपास का ज्ञान हो चुका था, यानी कि कंपास क्या है, इसका उपयोग कैसे करना है, वो अरबों से सीख गए थे। किससे, अरबों से सीख गए थे, ठीक है, सीख लिया था इन्होंने, ठीक है। और इस तरह उन्होंने अपने कंपास का ज्ञान, कंपास का उपयोग करना शुरू किया। कंपास दिशा बतलाने का, दिशा सूचक होता है, दिशा बतलाने का काम करता है। उन्होंने दूरबीन का भी आविष्कार किया। इस तरह पूरे भारत को, मतलब पूरे अपने समुद्री मार्ग की खोज की इन्होंने काफ़ी योगदान निभाया। और जो 1519 में, ध्यान दीजिएगा, मैगलेन जो था, अभी मैगलेन को बता रहे थे ना हम, मैगलेन 1519 में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था। मैगलेन यानी पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलेन। कब, 1519 में पहली बार ये पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था और ये बताए थे कि हमारी पृथ्वी कैसी है, नारंगी की जैसी है, ठीक है, याद रखिएगा। मैगलेन ही बताया था कि हमारी पृथ्वी कैसी है, नारंगी की जैसी है। तो ये था हमारा आज के क्लास। इसमें एक और छोटा सा हम टॉपिक लिखे, जेरूसलम पर आधिपत्य 1453, याद रखिएगा। एक छोटा सा और टॉपिक है पुनः जागरण। पुनः जागरण किसे कहते हैं, तो आधुनिक युग के अनेक परिवर्तन की शुरुआत यूरोप से हुई। यानी आधुनिक युग में नए नए परिवर्तनों की शुरुआत, साम्राज्यवाद हुआ, राजतंत्र को हटाना, लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचना सिखाना, इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुए थे, यूरोप में हुए थे। उस समय 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ था, अमेरिका में भी आंदोलन हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। इटली में एक नया आंदोलन हुआ था जिसे हम पुनः जागरण के नाम से जानते हैं। पुनः जागरण का अर्थ हुआ कि पुनः जगा देना, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि फिर से जग जाना, फिर से काम करना। इस
पुनः जागरण के बाद लोग स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, स्वतंत्र रूप से यानी कि वो सोचने लगे क्या सही है क्या गलत है। वो अपने शासकों के प्रति आवाज़ उठाने वो अपने शासकों के प्रति आवाज़ उठाने लगे और सबके बारे में सोचने लगे, नहीं कि हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में पुनः जागरण के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए, धर्म को छोड़ने लगे। धर्म को छोड़ने का मतलब अर्थ हुआ कि धर्म पर कम विश्वास करने लगे और वैज्ञानिक प्रथा पर अधिक विश्वास करने लगे। जो देखा वही सत्य है, इस ओर यह बढ़ चले पुनः जागरण के बाद, जिसे हम पुनः जागरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का हमारी एक छोटा सा क्लास था जिसमें मतलब हम इंट्रोडक्शन, मान लीजिए कि तो पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, तो इस क्लास में हम ये सब जाने और आगे की क्लास अभी 2 वीडियो और हमारे इसमें आएगा, तो जिसका हम ये एप्लीकेशन पर पढ़ाएं तो वहीं वीडियो डाल देंगे। ठीक है।